वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम लर्न कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हम लर्न कर रहे थे सम बेसिक टर्म्स यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उन्हीं टर्म्स को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। हमारा टॉपिक क्या है? मेन टॉपिक है सम बेसिक टर्म्स यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यदि ये टर्म्स आपकी बहुत बढ़िया है तो आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान है 12th क्लास की। और वहां हमने लर्न किया था एल्काइल। एल्काइल क्या है? किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन को हम यदि क्या करें, रिमूव कर दें, बाहर निकाल दें, तो जो बनता है उसे हमने कहा था एल्काइल और उसका सिंबल था आर। अब हम क्या लर्न करने वाले हैं कि यदि किसी एल्केन से 2 हाइड्रोजन बाहर निकाले, -2 हाइड्रोजन, और वो भी कहां से? सेम कार्बन से निकाले, तो उसका नेम होता है एल्क प्लस वाई लिडीन। और इस पूरे को मैं मिला दूं तो बनता है एल्काइलिडीन। जैसे इसका एग्जाम्पल चेक करते हैं। ये हमारे पास है इथेन। इथेन से मैं क्या काम करूं? इसके एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन बाहर निकाल देता हूं इस तरह से। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है तो एल्क में क्या हो जाएगा? यहां पर ईथ, पीछे क्या लगा देंगे? लिडीन, तो नेम हो जाएगा इथाइलिडीन। अब यदि मैं क्या काम करूं कि इसके दोनों से क्या जोड़ दूं? मैं Cl जोड़ देता हूं, Cl और Cl, तो इसका नेम हो जाएगा इथाइलिडीन क्लोराइड। ये इसका कॉमन नेम है। इसी तरह से मैं क्या काम करूं? 2 हाइड्रोजन बाहर निकाल देता हूं, किससे? विसिनल कार्बन से। विसिनल का मतलब होता है पास वाले, विसिनल कार्बन से, तो बन जाए, तो उसे हम कहेंगे एल्क प्लस वाइलिन। इन दोनों को मिला दे तो बनेगा एल्काइलिन। अब इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये हमारे पास है इथेन से मैं क्या काम करूं? 2, इन दोनों से क्या निकाल दूं? एक हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा? CH2। यहां एक बॉन्ड, यहां एक बॉन्ड, इसका नेम क्या हो जाएगा? इसका नेम हो जाएगा इथाइलिन। ईथ प्लस लीन, इथाइलिन। ईथ का मतलब 2 कार्बन और साथ में क्या लग जाएगा? इथाइलिन। यदि मैं इन दोनों जगह पर Cl ऐड कर दूं तो हो जाएगा CH2। यहां एक Cl, यहां एक Cl, नेम हो जाएगा इसका इथाइलिन क्लोराइड। अब इसी तरह से हम 2 हाइड्रोजन बाहर निकालें, और दोनों किससे निकालें हम? -2 हाइड्रोजन किससे बाहर निकालें? टर्मिनल कार्बन से। टर्मिनल का मतलब एंड वाले कार्बन, टर्मिनल कार्बन से बाहर निकालें तो उसमें नेम होगा उसका पॉलीमिथाइलिन। लेकिन यहां क्या है कि जो कार्बन है वो कम से कम 3 होने चाहिए, 3 से कम कार्बन नहीं हो। 3 कार्बन की चेन हो, उनके टर्मिनल वाले कार्बन से आप क्या निकाल दें? एक हाइड्रोजन निकाल दे, तो उसका नेम क्या हो जाएगा? पॉलीमिथाइलिन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये प्रोपेन है हमारे पास, CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन है। इसके यहां से और यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल देते हैं तो क्या बनेगा? CH3 CH2 और CH2, और यहां से वैलेंसी फ्री हो गई, तो इसका नेम होगा ट्राई। 3 हमारे पास क्या है? ये मिथाइलिन, ये मिथाइलिन, ये मिथाइलिन, तो ट्राई मिथाइलिन, ये इसका नेम हो जाएगा। यदि मैं यहां और यहां क्या लगा दूं? Cl लगा दूं, यहां और यहां Cl लगा दूं, तो नेम क्या हो जाएगा? ट्राई मिथाइलिन क्लोराइड हो जाएगा। अब मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं बच्चों यहाँ के, और मैं इस पोर्शंस को रिमूव कर रहा हूं बच्चों पूरा का पूरा। मैं कुछ और एग्जांपल चेक करते हैं हम लोग। जैसे यदि हमारे पास ये होता CH3 CH3 और यहां के मैं दोनों हाइड्रोजन बाहर निकाल देता, यहां और यहां, तो फर्स्ट हमें मालूम क्या होना चाहिए कि नॉर्मल एल्काइल होता, एक ही हाइड्रोजन हम बाहर निकालते, एक ही निकालते, तो उस कंडीशन में इसका नेम क्या था? आइसोप्रोपाइल। और हमने 2 निकाल दिए तो इसका नेम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइलिडीन।
आइसोप्रोपाइलिडीन हो जाएगा, यानी इसका जो नेम है वो एल्काइल से मैच करता है। अब CH3, C, यहां भी Cl, यहां भी Cl और यहां CH3, तो नेम हो जाएगा आइसोप्रोपाइलिडीन क्लोराइड। ये इसका कॉमन नेम है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं CH3, CH2, CH2 और CH2, यहां एक Cl और एक Cl यहां लगा देते हैं। ये कहां है? ये विसिनल कार्बन पर है, चाहे यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो, दो नेबरिंग कार्बन पे क्या लगा दें, उनकी वैलेंसी फ्री कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें मालूम क्या होना चाहिए कि इसका नेम क्या होगा? इसका नेम होगा ब्यूटाइलिन। ब्यूटाइलिन क्यों है? क्योंकि इसमें 4 कार्बन है। अब यदि मैं दोनों जगह क्या लगा दूं, Cl और Cl, तो नेम हो जाएगा इसका CH3, CH2, CH और CH2, यहां और यहां क्या लगा दिया, Cl, तो नेम हो जाएगा ब्यूटाइलिन क्लोराइड। और लास्ट का एग्जाम्पल हम चेक कर लेते हैं, जिसमें हमने बनाया था पॉलीमिथाइलिन, और वहां क्या होगा, हम यहां 4 कार्बन की चेन ले लेते हैं और उसके पहले और लास्ट कार्बन से हाइड्रोजन हटा के वहां Cl लगा देते हैं, CH2, Cl, Cl, CH2, CH2, CH2 और यहां एक Cl, तो इसका नेम क्या था? वहां था पॉलीमिथाइलिन। तो यहां पॉली में कितने हैं टोटल मिथाइलिन? 1 2 3 4, तो हो जाएगा टेट्रा मिथाइलिन क्लोराइड। तो ये हमारे पास क्या हो गए हैं? एल्केन से 2 हाइड्रोजन बाहर निकालने पर बनने वाले रेडिकल्स। अब चलते हैं हम लोग एल्कीन और एल्काइन से। उसका मैं एक एक एग्जांपल दूंगा कि एल्कीन से यदि 1 हाइड्रोजन बाहर निकालते हैं तो क्या बनेगा। तो एल्केन से बना था 1 हाइड्रोजन बाहर निकालने पर, तो यहां एल्कीन होता और हम क्या करते, 1 हाइड्रोजन को रिमूव करते, तो जो बनता उसका नेम होता एल्क प्लस ENYL। इनको मिला दो, EN कहां से आया? एल्कीन के EN से आया है, और Y की जगह क्या लगा दिया हम लोगों ने? YL, तो ये हो जाएगा एल्कीनाइल। एल्कीनाइल, हम इसको डिटेल में नहीं जाएंगे। दी एल्काइन होता और इससे हम क्या करते, 1 हाइड्रोजन रिमूव करते, 1 हाइड्रोजन, तो जो बनता उसे हम कहते हैं एल्क प्लस YN प्लस YL, एल्कीनाइलल, एल्कीवाइनल, ये बन जाता एल्काइन से। तो ये क्या बनने वाले हैं? एल्कीन और एल्काइन से बनने वाले रेडिकल्स हैं। रेडिकल्स बच्चों यहीं पर खत्म हुए। अब हम आगे कहां चलते हैं? हमारे अगले टॉपिक पर। अगली जो टर्म है और वो क्या है? सबस्ट्रेट और रिएजेंट। हम आते हैं अब सेकंड जो टर्म हमारी है यूज आने वाली, वो है सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। क्या होते हैं ये समझें आप लोग। किसी भी केमिकल रिएक्शंस में 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होते हैं रिएक्टेंट, जो आपस में रिएक्शंस करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशंस करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होंगे, समझना यहां पर। फर्स्ट को हम कहते हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट कौन सा होगा? रिएक्टेंट्स which contain कार्बन, जिसके फॉर्मूले में कार्बन हो उसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट। और ये सबस्ट्रेट रिएक्शंस करते समय किसमें चेंज होता है? इंटरमीडिएट में। ये इंटरमीडिएट में चेंज होता है। और हमारे पास कितने तरह के इंटरमीडिएट हैं? 3 टाइप्स के इंटरमीडिएट हैं। फर्स्ट को कहते हैं कार्ब केटायन, इसमें क्या होगा? कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। सेकंड को कहते हैं कार्ब एनायन, इसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और फर्स्ट कहलाता है फ्री रेडिकल, इसमें कार्बन के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा। ये तीनों किनसे बनने वाले हैं? ये सबस्ट्रेट से बनेंगे। तो फर्स्ट हम थोड़ा सा क्या समझ लें इनकी स्टेबिलिटी के बारे में और इनके टाइप के बारे में। कार्बोकेटायन 3 टाइप्स के हैं, ये तीनों 3 टाइप्स के हैं। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये भी 3 टाइप्स के हैं। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये भी 3 टाइप्स के हैं।
3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो हम क्या चेक कर लें, एक को आराम से चेक कर लेते हैं। इसका दूसरा पोर्शन बाकी है भी, जो क्या था, रिएजेंट था, वो इसके बाद पढ़ेंगे। ये कार्बन है, यदि यहां पर इसकी तीनों वैलेंसी पर मैं क्या लगा दूं, CH3 CH3 CH3, तो ये कार्बन 3 दूसरे कार्बन से बॉन्डेड है। तो ये कार्बन हुआ 3 डिग्री का। इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा दूं, नेगेटिव लगा दूं या डॉट लगा दूं। पॉजिटिव चार्ज लगाऊंगा तो ये कहलाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन, नेगेटिव लगाऊंगा तो ये होगा 3 डिग्री कार्ब एनायन, और डॉट लगाऊंगा तो ये कहलाएगा 3 डिग्री फ्री रेडिकल। इसी तरह से क्या काम करूं, कार्बन लिखूं, एक हाइड्रोजन, 2 CH3 लिख दो अब यहां पर, और यहां पर पॉजिटिव, नेगेटिव या डॉट लगा दो। अब इस कार्बन की जो डिग्री है वो 2 डिग्री है, क्योंकि ये कार्बन दूसरे कार्बन से डायरेक्ट बॉन्डेड है। इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो मैं क्या कहूंगा, कार्ब 2 डिग्री सेकेंडरी कार्ब केटायन या 2 डिग्री कार्ब केटायन। नेगेटिव चार्ज होगा तो 2 डिग्री कार्ब एनायन या सेकेंडरी कार्ब एनायन, और डॉट होगा तो इसे कहूंगा सेकेंडरी फ्री रेडिकल या 2 डिग्री फ्री रेडिकल। तीसरा क्या काम करें, यहां एक H लगा दो, यहां भी एक H और यहां एक CH3 लगा दो। पॉजिटिव, नेगेटिव, डॉट, 3 कंडीशंस पॉसिबल है। पॉजिटिव लगाएंगे तो इसे कहेंगे 1 डिग्री कार्ब केटायन, ये 1 डिग्री का कार्बन है। नेगेटिव लगाएंगे तो कहेंगे 1 डिग्री कार्ब एनायन, और डॉट लगाएंगे तो कहेंगे 1 डिग्री फ्री रेडिकल। 1 डिग्री का एक और नाम क्या है, प्राइमरी, 1 डिग्री या प्राइमरी। 2 डिग्री, 1 डिग्री और प्राइमरी, इसे क्या कहेंगे, 2 डिग्री और सेकेंडरी, और ये क्या कहलाएगा, 3 डिग्री और टर्सरी। ये क्या है, ये इंटरमीडिएट है। किनसे बनते हैं, सबस्ट्रेट से बनते हैं। सबस्ट्रेट कौन होता है, जनरली जिसमें कार्बन होगा। जिसमें कार्बन है तो या तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव आएगा या डॉट आएगा। अब समझते हैं इनकी स्टेबिलिटी। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस हमें याद क्या रखना है, किसकी स्टेबिलिटी क्या होती है। पॉजिटिव, C पॉजिटिव और C डॉट, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर सेम है। कार्ब केटायन और फ्री रेडिकल में क्या है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री उससे कम है, 1 डिग्री सबसे कम है। यदि केवल मिथाइल होता तो उसकी और कम होती, यानी यहाँ तीनों क्या लगा दूं मैं, हाइड्रोजन, तो उसकी स्टेबिलिटी और कम होती है। इसको हम किससे समझा सकते हैं, आई इफेक्ट से और हाइपर कंजुगेशन से। ये 2 इफेक्ट है जिनसे हम ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर समझा सकते हैं, चाहे वो कार्ब केटायन हो चाहे वो फ्री रेडिकल हो। इन दोनों की स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर क्यों है, ये आई इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन से हम समझा सकते हैं। अब आते हैं तीसरा हमारे पास, कौन सा बचा, कार्ब एनायन। कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ठीक इनके अपोजिट है। सबसे ज्यादा कौन स्टेबल है, CH3 मिथाइल कार्ब केटायन, कार्ब एनायन, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। इसको हम किससे समझा सकते हैं, आई इफेक्ट से। ये इनका ऑर्डर क्यों है, और हम दोनों आई इफेक्ट अभी लर्न करने वाले हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गए, इंटरमीडिएट हो गए हैं। खत्म हुआ इंटरमीडिएट का। याद रखना इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अच्छा, तो मैं पूछूं कि इस कार्ब केटायन का नेम क्या है, कि सर ये टर्सरी है, ठीक है टर्सरी तो है, लेकिन इसका नेम क्या है, इन सबको मैं हटा दूं तो इस एल्काइल का जो नेम है वो है टर्सरी ब्यूटाइल। तो ये कहलाएगा टर्सरी ब्यूटाइल कार्ब केटायन। इस एल्काइल का जो नेम है वो है आइसोप्रोपाइल, तो ये कहलाएगा आइसोप्रोपाइल कार्ब केटायन या कार्ब एनायन या फ्री रेडिकल। इसका नेम है इथाइल, CH3 CH2, और ये पॉजिटिव, नेगेटिव या डॉट, तो ये कहलाएगा इथाइल कार्ब केटायन या इथाइल कार्ब एनायन या इथाइल फ्री रेडिकल्स। इसके पहले वाला वीडियो बच्चों आपने नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखें। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूं और हम कहाँ जाते हैं, रिएजेंट पे आ जाते हैं। रिएजेंट क्या होते हैं, वो जो किन पर अटैक करेंगे, सबस्ट्रेट पर। सबस्ट्रेट में भी किन पे अटैक करते हैं, इंटरमीडिएट पे करते हैं। अब इंटरमीडिएट कैसा है तो उसी के बेसिस पर डिसाइड होंगे रिएजेंट, अटैक करने वाला रिएजेंट कैसा होगा। रिएजेंट हमारे पास 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट को कहते हैं हम न्यूक्लियोफाइल, सेकंड कहलाता है इलेक्ट्रोफाइल, और थर्ड है हमारे पास फ्री रेडिकल।
फ्री रेडिकल। ये तीनों क्या हैं? ये रिएजेंट है जो अटैक करने वाले हैं इंटरमीडिएट के ऊपर। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? जिस पर नेगेटिव चार्ज हो या जिसमें किसी भी एटम पर क्या हो? लोन पेयर हो। नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर वाली स्पीसीज किसकी तरह बिहेव करेगी? न्यूक्लियोफाइल की तरह। इलेक्ट्रोफाइल कौन होंगे? या तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो या जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल हो, जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ हो। यानी मैं क्या कह दूं यहां पर? लेविस एसिड। जो लेविस एसिड है, जैसे एग्जांपल ले रहा था मैं यहां पर AlCl3 का, किसकी तरह काम करेगा? ये इलेक्ट्रोफाइल। यहां कौन हो सकते हैं? लेविस बेस। जो लोन पेयर डोनेट करते हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। जो लोन पेयर गेन करते हैं जैसे वो लेविस एसिड, वो इलेक्ट्रोफाइल या जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो। फ्री रेडिकल कौन होगा? X, जिस पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ये है फ्री रेडिकल। अब ये किस पे अटैक करेगा? ये अटैक करेगा जब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो, यानी क्या हो हमारे पास इंटरमीडिएट में? कार्ब केटायन हो। ये किस पे अटैक करेगा? कार्ब एनायन पर। और ये किस पे अटैक करता है? फ्री रेडिकल वाले इंटरमीडिएट पर। तो ये इंटरमीडिएट है और ये उस पे अटैक करने वाला रिएजेंट है। बहुत बार बच्चों ये कंसेप्ट आता है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है और इंटरमीडिएट क्या है। तो यहाँ पर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी जो मैकेनिज्म आने वाली है या जो रिएक्शंस होगी, कहीं ना कहीं ये टर्म्स यूज लिए जाते हैं। अब चलते हैं हम लोग बच्चों, अगला हमारे पास सबस्ट्रेट हो गया, रिएजेंट हो गया। अब हम चेक करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो रही है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 टाइप की केमिकल रिएक्शंस है। फर्स्ट रिएक्शंस कौन सी कहलाती है हमारे पास? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन कौन देगा? मॉलिक्यूल्स विच कंटेन मल्टीपल बॉन्ड, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। किनके बीच है? किन्हीं के बीच हो, बस मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। अब इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन का एग्जांपल। मान लो इस पे A और B, ये रिएजेंट है और ये अटैक करेगा, ये सबस्ट्रेट है हमारा। A पे पॉजिटिव मान लेता हूं, B पे नेगेटिव, और इस पाई बॉन्ड को मैं यहां ट्रांसफर कर दूं तो इस CH2 पे चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। इस CH2 पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। इस C पे पॉजिटिव और इस C पे नेगेटिव आ जाएगा। अब पहली कंडीशन, मान लो पहले ये पॉजिटिव अटैक करता है। रिएक्शंस कौन सी है? एडिशन। पहले पॉजिटिव अटैक करेगा तो उसके बाद नेगेटिव अटैक करेगा। ये रिएक्शंस हो गई। इस रिएक्शंस का नाम क्या होगा? पहले किसने अटैक किया उसके अकॉर्डिंग इसका नेम हो जाएगा। तो पहले पॉजिटिव ने अटैक किया तो इसका, और पॉजिटिव को हम कहते क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। नेगेटिव को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। ये इनके सिंबल हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के। पहले अटैक कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल, तो नाम हो गया इसका इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कब होगा? जब फर्स्ट कौन अटैक करे? पॉजिटिव। यदि फर्स्ट में नेगेटिव यानी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता, ये पहले अटैक करता और उसके बाद ये अटैक करता। भाई पहले ये अटैक करेगा तो कहाँ आगे? यहाँ आके जुड़ गया। यहाँ जुड़ने के बाद अब ये अटैक करेगा और वो यहाँ आके जुड़ गया, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया। यहाँ कौन जुड़ा? पॉजिटिव है तो न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ नेगेटिव आए तो यहाँ कौन जुड़ा? इलेक्ट्रोफाइल। दोनों जुड़ जाएंगे। पहले कौन आता है ये डिसाइड करेगा कि वो एडिशन रिएक्शंस का टाइप कौन सा है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करता है तो नाम क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसका मतलब पहले अटैक कौन करता है उसके बेसिस पर एडिशन रिएक्शंस जो है वो 3 टाइप्स की है। सर यहाँ तो 2 ही हुई, तीसरी कब होगी? जब इस बॉन्ड का जो क्लीवेज है, अभी मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन एक के पास भेज दिए, इस बॉन्ड का क्लीवेज कैसा हो? होमोलाइटिक हो। इस पाई बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, उस कंडीशन में ये बनेंगे फ्री रेडिकल। तो अटैक कौन करेगा? फ्री रेडिकल अटैक करेगा। अटैक करने वाला भी कौन होगा उस समय? या तो H डॉट करेगा
या तो ए डॉट करेगा या बी डॉट करेगा। इस बॉन्ड का भी कैसे क्लीवेज होगा, फिर होमोलाइटिक होगा। ए डॉट करेगा या बी डॉट करेगा, दोनों कंडीशन में नाम क्या होगा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो हमारे पास एडिशन रिएक्शंस फर्स्ट है, उसमें 3 टाइप्स है, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल एडिशन। अब आते हैं सेकंड टाइप। सेकंड हमारे पास कौन सा है, सेकंड है न्यूक्लियोफिलिक। सेकंड रिएक्शंस है एडिशंस के बाद एलिमिनेशन। इसको हटा देता हूं, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, ये अपोजिट है, अपोजिट ऑफ एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शंस की बिल्कुल अपोजिट रिएक्शंस है। अब कौन बाहर जाएगा, और जब एलिमिनेशंस होगा तब क्या बनेगा, मल्टीपल बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में मल्टीपल बॉन्ड बन जाएंगे। इसका सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, यहां ले लेते हैं हम CH3 CH2 और ये Cl, और यहाँ क्या ले लेता हूँ KOH एल्कोहलिक। यहाँ का H गया, यहाँ का Cl, तो यहाँ का H प्लस बाहर, यहाँ का Cl माइनस बाहर, कौन बाहर चला गया, HCl बाहर चली गई, तो यहाँ एक H कम हो गया CH2, यहाँ Cl कम हो गया CH2, इनके बीच क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो किसका फॉर्मेशन हो गया है, मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। ये कौन सी रिएक्शंस हुई, एलिमिनेशन रिएक्शंस। जनरली कौन देते हैं, सेचुरेटेड कंपाउंड्स देंगे जिनमें सब सिंगल बॉन्ड होंगे, और ये होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड आ जाएंगे। सेकंड हो गई हमारे पास एलिमिनेशन। थर्ड आते हैं हम लोग, थर्ड है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट में क्या होगा, चीज़ें इधर उधर चेंज हो जाएगी। जैसे ये एक रिएक्शंस है अमोनियम साइनेट की, NH4CNO। जब इसमें रीअरेंजमेंट होता है तब क्या बनता है, NH2C डबल बॉन्ड हो NH2, ये है यूरिया। यदि आप इसमें चेक करोगे तो ये क्या था, ये अमोनियम साइनेट है। ये वो कंपाउंड है जिससे वोलर ने सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रिपरेशंस किया था लेबोरेटरी में। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब आप चेक करोगे तो यहाँ एक N, ये दूसरा N, यहाँ पर भी 2 N है। यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 4, तो यहाँ 2 और यहाँ 2। कितने कार्बन है, 1, यहाँ भी 1, और O कितने हैं, 1 और 1। तो यहाँ केवल क्या हुआ है, चीज़ें उधर उधर रीअरेंज हुई है। ये है थर्ड रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। और चौथी रिएक्शन जिसका इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत यूज़ आने वाला है, वो एक तो थी एडिशन और एक आएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसको रिमूव कर देता हूँ, चौथी पे आ जाते हैं हम लोग। चौथी रिएक्शंस कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फोर्थ और लास्ट हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ आएगी हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसका एक पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ये X, यहाँ कोई Y है, Y अंदर आया और X बाहर चला गया। ये है सब्स्टिट्यूशंस। बनेगा क्या, CH3 CH2 और Y, साथ में कौन बाहर चला गया, X। अब बच्चों X और Y डिसाइड करेंगे इस रिएक्शंस का टाइप। समझना, यदि X नेगेटिव है तो Y भी नेगेटिव होगा। बाहर जाने वाला नेगेटिव, अंदर आने वाला भी नेगेटिव, और नेगेटिव को हम कहते क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो इस रिएक्शंस का नाम हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा आने वाला वैसा बाहर जाने वाला। यदि ये X पॉजिटिव होता और तो ये Y भी पॉजिटिव होगा, ये Y अंदर X बाहर, तो इसका नेम हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और चौथा क्या हमारे पास है, जाने वाला X और आने वाला Y दोनों क्या होते, फ्री रेडिकल होते, तो इसका नाम हो जाता फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। यानी बाहर जाने वाला और अंदर आने वाले कौन है, उसके बेसिस पर सब्स्टिट्यूशंस
3 टाइप्स के हैं, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस। तो खत्म हुई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब आ जाते हैं बच्चों 2 इफेक्ट्स के ऊपर। बहुत ही बढ़िया इफेक्ट है वो, और वो हमें आने चाहिए। इफेक्ट तो बहुत सारे हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन उन 2 इफेक्ट्स का यूज ज़्यादा होता है। फोर्थ हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। 2 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है हम जो लर्न करने वाले हैं। फर्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, जिसका सिंबल है I, और दूसरा है रेजोनेंस इफेक्ट, या इसका एक और नाम है मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट है ये, और इसको कहते हैं R, इसको कहते हैं M। फर्स्ट आ जाते हैं हम किस पर, इंडक्टिव इफेक्ट पे आ जाते हैं। नंबर फर्स्ट हम लर्न करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या है? परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर। सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो परमानेंट डिस्प्लेस हो जाते हैं, ट्रांसफर नहीं होते हैं। ये कैसा इफेक्ट है? परमानेंट इफेक्ट है। क्यों है? ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम। जो बॉन्डेड एटम है, यदि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो ये इफेक्ट होता है। इसका अब एग्जांपल क्या ले लें हम लोग कि ये 4 कार्बन की एक चेन है, 5 ले लो, यहाँ ग्रुप बॉन्ड, ये ग्रुप है। यदि इस ग्रुप की, नंबर फर्स्ट कंडीशंस, यदि इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये ग्रुप क्या काम करेगा? यदि इस जी ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, किससे? कार्बन से, तो ये क्या काम करेगा? विड्रॉ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर विड्रॉ कर लेगा। फर्स्ट कंडीशन से हम यही मान लेते हैं, यदि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा किसकी तरफ चले गए? इस ग्रुप की तरफ चले गए। तो इस कार्बन पे चार्ज क्या आया? पार्शियली पॉजिटिव। ये कार्बन क्या काम करेगा? अपने ठीक नेक्स्ट कार्बन के इन सिग्मा बॉन्ड को अपनी ओर थोड़ा सा विड्रॉ करेगा, तो यहाँ चार्ज आएगा डबल पार्शियली पॉजिटिव। ये अब थर्ड क्या करेगा? सेकंड इस थर्ड के इस सिग्मा बॉन्ड को विड्रॉ करेगा, तो यहाँ पार्शियली 3 पार्शियली पॉजिटिव। ये क्या काम करेगा? थर्ड यहाँ से विड्रॉ करने की ट्राई करेगा, तो यहाँ 4 बार पार्शियली लिख दो और फिर पॉजिटिव, और 4 के बाद ये इफेक्ट नहीं लगता। यानी कहाँ तक अप्लाई होता है? C4 तक होता है। और इस कारण से इन सभी पूरी चेन पर कौन सा चार्ज आ गया है? पॉजिटिव चार्ज। और ये चार्ज आगे आगे ट्रांसमिट होता गया है, इसलिए इस इफेक्ट का एक और नाम क्या है? ट्रांसमिशन इफेक्ट। ट्रांसमिशन इफेक्ट इसका एक और नाम है, ट्रांसमिशन इफेक्ट है। ये इफेक्ट कब होगा? जब इस G की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो उस कंडीशंस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो जाते हैं इस G के ऊपर, और इसको हम कहते हैं -I इफेक्ट। और ये ग्रुप क्या कहलाता है? -I ग्रुप। इसका मतलब हुआ कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो 2 टाइप्स के हैं, +I और -I। -I वाला ग्रुप कौन सा होगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज़्यादा होगी और वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा। अब आते हैं +I में। इस ऊपर के पोर्शंस को रिमूव कर रहा हूँ बच्चों, ये वाला। +I में क्या होगा? यदि किसी ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, if electronegativity of a group is less, then it act as a electron donor। और उस कंडीशंस में उस ग्रुप का इफेक्ट क्या होगा? वो ग्रुप कहलाएगा +I ग्रुप, और ये इफेक्ट क्या कहलाएगा? +I इफेक्ट। हमारे पास कितने तरह के इफेक्ट हो गए हैं? 2 तरह के, -I और +I। अब मैं क्या काम करता हूँ? इस पूरे बोर्ड को रिमूव करता हूँ और वो ग्रुप के एग्जाम्पल देता हूँ कि कौन सा ग्रुप का -I इफेक्ट है और कौन से ग्रुप का
प्लस आई इफेक्ट है। इस इफेक्ट से आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसको साफ करके लिखते हैं एग्जाम्पल्स। यहाँ मैंने माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप और प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप को उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया है। मैं कुछ ग्रुप पे फोकस करना चाहूँगा। फर्स्ट CnO2 नाइट्रो ग्रुप आपको याद रखना है, सेकंड Cn याद रखना है, थर्ड याद रखना है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद ये चारों हेलोजन, और उसके बाद ये चारों, ये तीन OR, OAR और OH। अब इनको कहते क्या क्या है, और फिनाइल साथ में AR भी। ये ग्रुप कहलाता है नाइट्रो ग्रुप, ये है साइनो ग्रुप, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है फिनोक्सी, ये है एल्कोक्सी, ये है हाइड्रोक्सी और ये है फिनाइल। ये सारे क्या हैं, ये माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हैं। अब आते हैं प्लस आई में। प्लस आई में इन दो एग्जाम्पल को छोड़ दूं तो ये सारे जो एग्जाम्पल है वो क्या है, ये एल्काइल ग्रुप है। ये 3 डिग्री एल्काइल है, ये 2 डिग्री एल्काइल है, ये 1 डिग्री एल्काइल है। इसका मतलब इस कार्बन से जुड़े हुए 3 कार्बन है तो 3 डिग्री, 2 कार्बन है तो 2 डिग्री, 1 है तो 1 डिग्री। ये सारे कौन से हैं, प्लस आई वाले हैं। इन दो को ध्यान रखना। और अब मैं इसको कंपेयर करता हूँ। देखो डिफरेंस क्या है, COO माइनस जो है वो प्लस आई है, लेकिन COOH जो है वो माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है। तो क्या खत्म हुए, प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट खत्म हो गया। अब आते हैं हम लास्ट टॉपिक पर जिसका नेम है रेजोनेटिंग इफेक्ट या मेजोमेरिक इफेक्ट। इसको रिमूव कर रहा हूं बच्चों में। लास्ट हमारे पास है रेजोनेंस इफेक्ट, R इसका शॉर्ट नेम है, या क्या है इसी का एक और नाम, मेजोमेरिक इफेक्ट। मेजोमेरिक इफेक्ट या M है। ये किनमें है, पहला ये चीज ये भी कैसा है, ये भी इंडक्टिव इफेक्ट जैसा परमानेंट इफेक्ट है। नंबर सेकंड ये होता किसमें है, कंजुगेटेड सिस्टम ऑफ डबल बॉन्ड। अब कंजुगेटेड का मतलब क्या है, A सिंगल बॉन्ड B डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड D डबल बॉन्ड E, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस तरह का जहां सिस्टम हो, डबल बॉन्ड फिर अगला सिंगल फिर डबल, उसे कहते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। जैसे बेंजीन के रिंग की बात करें, डबल सिंगल डबल, तो यहाँ क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। इसीलिए इसका एक और नाम क्या है, कॉन्जुगेटेड इफेक्ट भी है। कॉन्जुगेटेड इफेक्ट क्यों है, क्योंकि ये इस तरह के सिस्टम पर अप्लाई होता है। इनमें होगा क्या कि जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड लोन पेयर में चेंज हो सकता है या लोन पेयर पाई बॉन्ड में चेंज हो सकता है। नंबर फर्स्ट कंडीशन, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में चेंज हो सकते हैं या लोन पेयर पाई बॉन्ड में चेंज हो सकता है। सेकंड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो सकता है या सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो सकता है। इस तरह के इफेक्ट्स यहाँ होने वाले हैं। अब मैं ये समझाता हूँ कि मेजोमेरिक जो इफेक्ट है, एम इफेक्ट भी दो तरह का है, प्लस एम और माइनस एम। प्लस एम कब होगा, माइनस एम कब होगा, हम यहाँ समझते हैं, लेकिन याद रखना ये पाई इलेक्ट्रॉन्स पर अप्लाई होता है, जबकि जो आई इफेक्ट था वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पर अप्लाई हो रहा था। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ बेंजीन की रिंग का। यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि ये जी ग्रुप, समझना फर्स्ट कंडीशंस, यदि ये जी ग्रुप क्या काम करे, अपना जो लोन पेयर है या जो अपने इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन की रिंग को डोनेट करे, यानी कंजुगेटेड सिस्टम को डोनेट करे। व्हेन ए ग्रुप डोनेट इलेक्ट्रॉन टू कंजुगेटेड सिस्टम, तो हम उसे क्या कहेंगे, वो ग्रुप क्या है, प्लस एम ग्रुप है। और उसका जो इफेक्ट है ये क्या कहलाएगा, प्लस एम इफेक्ट। यानी ये जो जी ग्रुप है अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दे। अब ये कब दे सकता है जी ग्रुप, या तो इसके पास लोन पेयर हो या इस पर नेगेटिव चार्ज हो। यदि इस जी के पास लोन पेयर है या फिर इस जी के पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर सकता है, इस बेंजीन की रिंग को डोनेट कर सकता है। सेकंड कंडीशन, यदि बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग
इन बेंजीन रिंग क्या होगी, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ी, क्योंकि ये जी ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है बेंजीन रिंग में, तो बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। इसीलिए इस ग्रुप को क्या कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको बच्चों कहते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों, क्योंकि ये ग्रुप क्या काम कर रहा है, बेंजीन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। अब ये इफेक्ट कौन सा हो गया हमारे पास, प्लस इफेक्ट। अब इसका अपोजिट, यदि कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो बेंजीन रिंग के साथ और वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर ले, बाहर निकाल दे। सेकंड हमारे पास क्या है, ये बेंजीन की रिंग है। ये कैसा सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, जी ग्रुप। इफ ग्रुप जी withdraw electrons from conjugated system बाहर खींच लेता है तो उसे क्या कहते हैं, माइनस एम इफेक्ट, या क्या नाम होगा उसका, माइनस आर इफेक्ट। उस ग्रुप उसे कहेंगे ग्रुप, और ये इफेक्ट हो जाएगा माइनस आर या माइनस एफ इफेक्ट। इफ माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट, इससे होगा क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग क्या हो जाएगी, कम हो गई। क्यों हुई, क्योंकि इस जी ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन बाहर खींच लिए हैं, और जो ही इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई तो क्या होगा, इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। किसकी, बेंजीन की रिएक्टिविटी कम हो जाती है। इसलिए इस ग्रुप को क्या कहते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। दो हमारे पास क्या हुआ, एक तो एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया और एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया। क्या खत्म हुआ, माइनस एम इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट। अब इन दोनों के मैं एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूं कि माइनस एम कैसे काम करेगा और प्लस एम कैसे काम करेगा। इस बोर्ड को रिमूव कर देता हूं बच्चों में। तो पहले समझते हैं प्लस एम इफेक्ट, ये कैसे काम करता है। मान लो कि यहाँ है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X, और इस X के पास 3 लोन पेयर है। यदि ये लोन पेयर यहाँ आ जाए तो ये पाई बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो कंडीशंस क्या बनी, यहाँ CH2 के पास क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ चार्ज कौन सा हो गया, नेगेटिव। यहाँ CH और इनके बीच क्या आ गया, ये डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पर, और इस पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव, क्योंकि इसका एक लोन पेयर इससे दूर चला गया है, पहला। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। चेक करो सबकी वैलेंसी पूरी है। अब चेक करें यहाँ होगा क्या, ये मैं आपको स्टेप में समझाऊंगा। होगा क्या, यहाँ पर ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ ट्रांसफर होगा। यानी क्या बन जानी चाहिए स्ट्रक्चर, CH2 पे नेगेटिव चार्ज, CH यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH पे डबल बॉन्ड, और यहाँ होगा NH2, और लोन पर इससे दूर चला गया तो यहाँ चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये हुआ कैसे वो हम समझते हैं। इसको मैं वापस लिखता हूँ, पहले CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ NH2, यहाँ लोन पेयर है। इसको मैं यहाँ ट्रांसफ़र करूँगा तो यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, इसको यहाँ ट्रांसफ़र करो, हर एक को अगले वाले एटम पे ट्रांसफ़र कर दो। तो यहाँ क्या चार्ज आया, इसके यहाँ चार्ज ट्रांसफ़र होने से इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, यहाँ चार्ज हुआ तो इस कार्बन पर इनके ट्रांसफ़र होने से नेगेटिव, लेकिन ये इससे दूर चला गया तो इसके दूर जाने से यहाँ पॉजिटिव। दोनों चार्ज आ गए, दोनों को हटा दो, ये दोनों को हटा दिया। अब यहाँ आने से यहाँ कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव आ गया है। अब इस कार्बन पे आते हैं, यहाँ से दूर कुछ नहीं गया है, इस कार्बन से ये पाई इलेक्ट्रॉन दूर चले गए तो इस कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव और इस कार्बन के पास आ गए हैं नेगेटिव। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव, मैं यदि इस बॉन्ड को यहाँ ट्रांसफ़र करता हूँ तो यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव बना रहा हूँ। इसका मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव को मिलाकर मैं एक बॉन्ड बना सकता हूँ। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इनको हटा के यहाँ क्या बना दूँ, मैं एक बॉन्ड बना दूँ, यहाँ हटा दूँ और यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, ये भी हट जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। यही स्ट्रक्चर्स बन जाती है यहाँ पर।
ये हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, इन सबको रिमूव कर देता हूँ। तीसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ फिनोल के अंदर। फिनोल का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग प्लस एम को समझाने के लिए। जब भी आप मेजोमेरिंग या रेजोनेंस इफेक्ट समझाएं तो बेंजीन की रिंग के ये डबल बॉन्ड इसी फॉर्म में लिखें, सर्किल के फॉर्म में नहीं लिखें। इस O के पास 2 लोन पेयर हैं, तो जो ही OH के O के पास लोन पेयर हमें नज़र आते हैं, हमें समझ में आ जाना चाहिए कि इस ग्रुप का प्लस एम इफेक्ट होगा। अब कैसे इफेक्ट होगा ये हम समझते हैं। A, B और C इस तरह से ये इफेक्ट काम करेगा। यदि यहाँ लोन पेयर होता और यहाँ डबल बॉन्ड होता तो ये लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। तो कंडीशंस क्या हो जाएगी, यहाँ लोन पेयर दूर गए हैं, यहाँ लोन पेयर दूर गए हैं तो यहाँ चार्ज पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, ये B है और यहाँ C पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा। अब अगले और क्या कर सकता हूँ, मान लो ये कंडीशंस होती कि यहाँ नेगेटिव चार्ज होता और यहाँ डबल बॉन्ड होता तो क्या होता, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाता, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता, तो क्या बन जाता, यहाँ नेगेटिव चार्ज चला गया तो डबल बॉन्ड, यहाँ B और यहाँ सिंगल बॉन्ड और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता। थर्ड कंडीशंस क्या होती कि यदि A और B के बीच डबल बॉन्ड होता और C पर पॉजिटिव चार्ज होता तो ये बॉन्ड यहाँ आ जाता और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाता, तो यहाँ बन जाता A पॉजिटिव, B और C के बीच डबल बॉन्ड। इन तीनों में से कोई ना कोई एक इफेक्ट लगभग सभी रेजोनेंस में अप्लाई होता है। तो यहाँ इन तीनों में से कौन सी कंडीशन से अप्लाई हो रही है, इसे क्या मानूं, A। इस एटम को मान लेता हूँ A, इसे मान लेता हूँ B, इसे मान लेता हूँ C। कौन सी कंडीशन से अप्लाई हुई, A, B, C वाली। तो क्या काम करें, इस लोन पेयर को यहाँ भेजें और इस पाई बॉन्ड को यहाँ ट्रांसफ़र कर दें। तो होगा क्या, अगली स्ट्रक्चर्स में हमारे पास ये वापस फिनोल की स्ट्रक्चर्स, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज। अब बाकी वो की वो कंडीशंस है। अब फिर चेक करें ये कंडीशन इन तीनों में से किससे मैच हो रही है। इसे जिस पे नेगेटिव चार्ज है इसे A मान लेता हूँ, ये B हो गया और ये C हो गया। तो कहाँ कंडीशंस ये रही, A, B, C। A पे नेगेटिव चार्ज, A और B के बीच सिंगल बॉन्ड है, B और C के बीच डबल बॉन्ड है। तो क्या काम करें, इस डबल बॉन्ड को यहाँ ट्रांसफ़र कर दें और इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए। तो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, नेगेटिव चार्ज अगले पे चला गया। तो यहाँ मैं क्या काम करूँ, A, B, C हटा देता हूँ। सिंपल सा है, इस डबल बॉन्ड को कहाँ ट्रांसफ़र कर दूं, इन दोनों कार्बन के बीच, और नेगेटिव चार्ज यहाँ ले आता हूँ। तो अगली स्ट्रक्चर्स क्या बनेगी हमारे पास, ये बेंजीन की स्ट्रक्चर, यहाँ नेगेटिव, डबल बॉन्ड, O पे पॉजिटिव, एक लोन पेयर है ये H। थर्ड कंडीशंस वापस यही वाली बन गई है, नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो क्या काम करूँगा, इस डबल बॉन्ड को, इस नेगेटिव को यहाँ ट्रांसफ़र कर दूंगा और इस डबल बॉन्ड को यहाँ ट्रांसफ़र कर दूंगा। यही हो रहा सबके अंदर। तो क्या बनेगी अगली स्ट्रक्चर्स हमारे पास, ये बेंजीन की रिंग, यहाँ डबल बॉन्ड O, एक लोन पेयर पॉजिटिव, यहाँ H और यहाँ क्या बन गया, डबल बॉन्ड और यहाँ चार्ज आ गया नेगेटिव, और ये हमारी अगली स्ट्रक्चर्स बन गई। अब वापस देखो, नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड, फिर B, अब ये A, B, C, तो यहाँ पर भी क्या है, लोन पेयर है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो हम क्या काम करें, इसको जो ही मैं यहाँ ट्रांसफ़र करूँगा ये वापस ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो गया। तो अगली लास्ट स्ट्रक्चर जो बनेगी उसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड, O पे 2 लोन पेयर और H पे यहाँ H का H आ गया। अब इस पूरे M प्लस M इफेक्ट को चेक करें बच्चों, केवल यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव चार्ज आया है, यानी इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में, ये ग्रुप जहाँ जुड़ा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो, ये कौन सी पोजीशन है, पैरा, और वो कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो। ये ऑर्थो पोजीशन हुई, ये ऑर्थो हुई, ये पैरा हुई और ये ऑर्थो हुई। यानी केवल ऑर्थो पैरा पर ही, केवल ऑर्थो और पैरा पर ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, ध्यान रखना। और ये किसने बढ़ाई है, इस ग्रुप ने बढ़ा दी है। खत्म क्या हुआ हमारे पास, प्लस एम इफेक्ट का एक एग्जाम्पल। अब लेते हैं माइनस एम इफेक्ट का एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, वहां पर इसको रिमूव कर देता हूं बच्चों। बेंजेल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O और यहाँ H। यदि बेंजीन से जुड़ा हुआ किसी ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो किस तरह का इफेक्ट शो करेगा, माइनस एम इफेक्ट। या तो इस पर कौन सा चार्ज हो,
पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव चार्ज हो। सर इस पे तो पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, तो काम यहाँ से स्टार्ट होगा। ये CO बॉन्ड के पाई बॉन्ड जो है वो O पे ट्रांसफर हुए, तो इस O पे चार्ज नेगेटिव, इस C पे चार्ज पॉजिटिव, और यहाँ से रेजोनेंस स्टार्ट होगा। ये O पे नेगेटिव, C पे पॉजिटिव, H ऐसा का ऐसा। अब देखें बच्चों, जो मैंने अभी कंडीशंस रिमूव करी थी उसमें से यही था A B C। ये पाई बॉन्ड कहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। A B C ये कंडीशंस है बच्चों यहाँ पर, A B C। A पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ डबल बॉन्ड, तो इस डबल बॉन्ड को यहाँ ले आओ, पॉजिटिव चार्ज को इस C पे ले आओ, तो ये A B C, तो C पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और A और B के बीच में कौन आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो अगली स्ट्रक्चर्स क्या बनेगी हमारे पास, अगली स्ट्रक्चर्स ये बनेगी बेंजीन की रिंग, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, O पर नेगेटिव, और ये H, और ये बॉन्ड ऐसे कैसे रहेंगे। रेजोनेंस बनाने की प्रैक्टिस कर लेना बच्चों। उसके बाद अगला काम क्या होगा, फिर ये A B C, A B C, तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज C पे भेज दो और डबल बॉन्ड A और B के बीच ले आओ, तो B और C का डबल बॉन्ड A और B के बीच आ जाएगा। तो ये A B C, तो इस डबल बॉन्ड को यहाँ ले आओ और पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे ले आओ। तो अगली स्ट्रक्चर्स क्या बनेगी यहाँ पर, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ वैसा का वैसा रहेगा, यहाँ अब कोई चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ क्या बन गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव। फिर कौन सी कंडीशंस हो गई है, इसे A मानो, A B C, तो B और C के बीच का जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ आ जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो अगली जो स्ट्रक्चर्स बनेगी वो ऐसी बन जाएगी, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड, O नहीं था, यहाँ C था, C डबल सिंगल बॉन्ड, O पे नेगेटिव, और यहाँ H, ये बाकी सब कुछ सेम रहेगा। फिर देखें बच्चों कौन सी कंडीशंस हो गई है, A B C, B C का डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, वापस पॉजिटिव चार्ज, और इसको यदि वापस मैं यहाँ ट्रांसफ़र कर दूँ तो इसका पॉजिटिव चार्ज भी न्यूट्रल हो जाएगा, और ये कंडीशंस बन जाएगी। यहाँ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O और H, ये स्ट्रक्चर्स बन गई। यदि मैं इस स्ट्रक्चर्स को और इसको कंपेयर करूँ तो हुआ क्या, इस डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ क्या हुई, रोटेट हो गई है। ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ गया, ये यहाँ से यहाँ आ गया, और ये यहाँ से यहाँ आ गई, ये रेजोनेंस हुआ है। फिर इसमें अब काम की चीज़ देखें, यदि ये -m ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन बाहर खींच रहा है, तो इस बेंजीन पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ कम हुई है इसके रेस्पेक्ट में, ये चेक करना ज़रूरी है। तो एक तो कहाँ कम हुई है, इस पोजीशन पर कम हुई है, एक तो इस पोजीशंस पे कम हुई है, एक इस पोजीशंस पे कम हुई है, और एक इस पोजीशंस पे कम हुई है। तो ये पोजीशन जो है इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, इसके रेस्पेक्ट में ये भी ऑर्थो है, और इसके रेस्पेक्ट में ये पैरा है। यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी केवल कहाँ कम हुई, ऑर्थो और पैरा पे हुई है। क्या हुई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है। और ठीक पहले +m इफेक्ट में हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ गई, ऑर्थो और पैरा पे बढ़ गई। तो जब काम का पॉइंट क्या हुआ, चाहे +m इफेक्ट हो चाहे -m इफेक्ट हो, दोनों कहाँ चेंजेस लाते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, विथ रेस्पेक्ट टू ग्रुप जी के रेस्पेक्ट में। इस ग्रुप को हम जी मान लें, इस जी ग्रुप के रेस्पेक्ट में कौन सी पोजीशंस पर चेंजेस होता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर चेंजेस होता है। क्या खत्म हुआ हमारे पास, मेसोमेरिक इफेक्ट। अब एक ऐसा इफेक्ट है जो मेसोमेरिक और इंडक्टिव दोनों को मिला के है, वो क्या है, वो हम आगे लर्न करते हैं। और इसको साफ कर रहा हूं बच्चों में। इससे पहले मैंने ये एक ऑर्डर लिख दिया है कि +m इफेक्ट वाले ग्रुप कौन कौन से हैं और -f इफेक्ट वाले ग्रुप कौन कौन से हैं। यहाँ पर ध्यान देना, NH2 एमाइन में होगा, NHR, OH फिनोल के अंदर, OR, ये सारे कैसे हैं, +I इफेक्ट है। क्यों है, क्योंकि इनके पास नेगेटिव चार्ज है या इनमें लोन पेयर है। यहाँ N के पास लोन पेयर, यहाँ N के पास लोन पेयर, O के पास 2 लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। तो यहाँ नाइट्रोजन के पास जो जिसके पास लोन पेयर है वो कैसा होगा, +m इफेक्ट वाला हो गया, या जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और ये सारे कौन से हैं, ये -m वाले ग्रुप हैं। इसमें इन सब पे जो नाइट्रोजन है, यहाँ पर जो C है, जो ये C है, इन सब पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
ये सारे कैसे ग्रुप हैं? ये -m वाले ग्रुप हैं, माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट वाले। और अब बच्चों लास्ट हमारे पास टॉपिक क्या है? मान लो ये बेंजीन की रिंग है और यहां दूसरी बेंजीन की रिंग है और इस बेंजीन की रिंग पर एक जी ग्रुप है। इस जी ग्रुप के आने से इस बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी पर क्या इफेक्ट आया? फर्स्ट रिएक्टिविटी, और सेकंड है कि इस जी ग्रुप के होने से यदि कोई दूसरा वाई जुड़ना चाहता है इस बेंजीन की रिंग से तो ऑर्थो पे आएगा, मेटा पर आएगा या फिर वो पैरा पर आएगा। यानी पोजीशन किसकी? पोजीशन ऑफ नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट्स, उसकी पोजीशन क्या होगी ये कौन डिसाइड करेगा? ये जी ग्रुप डिसाइड करेगा। तो यदि किसी बेंजीन की रिंग पर कौन जुड़ा हुआ हो? जी ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो वो दो चीजें डिसाइड करता है। फर्स्ट क्या डिसाइड करेगा? रिएक्टिविटी। सेकंड क्या डिसाइड करेगा? दूसरा जो ग्रुप आके जुड़ेगा वो कौन सी पोजीशंस पर जुड़ेगा। और ये कैसे डिसाइड करता है? दो चीजें आपको याद रखनी है। रिएक्टिविटी, यदि इस जी ग्रुप का कौन सा इफेक्ट हो? प्लस आई हो, तो यूजुअली ये जी ग्रुप क्या काम करता है? रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। और यदि माइनस आई हुआ तो ये रिएक्टिविटी को कम कर देता है। फर्स्ट तो हमारी यूजुअली, हमेशा नहीं लगता, मैक्सिमम केस में लग जाता है। पोजीशन कैसी होगी? यदि ये जी ग्रुप कैसा होता? +m होता, तो आने वाला कहाँ आएगा? ऑर्थो और पैरा पर जनरली। और यदि ये जी ग्रुप कैसा होता? -r वाला होता या -m वाला होता, -r या -m, तो आने वाला कहां पर आएगा? मेटा पोजीशन पे आएगा। तो मैं क्या काम कर सकता हूं? इस जी ग्रुप के बेस पर बेंजीन को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, बेंजीन की रिएक्टिविटी को। यदि ये जी एक्टिवेटिंग ग्रुप हुआ तो आने वाला ऑर्थो और पैरा पे आएगा। जी ग्रुप कैसा हुआ हमारे पास? एक्टिवेटिंग हुआ, यानी +m वाला हुआ, तो आने वाला कहां पर आएगा? ऑर्थो और पैरा पर। यदि ये जी ग्रुप कैसा हुआ? डीएक्टिवेटिंग हुआ, तो आने वाला कहां पर आएगा? मेटा पोजीशंस पर। यूजुअली ऐसा होता है। इसके बेसिस पर मैं एक टेबल बना रहा हूं, उसके बाद हमारा ये लेक्चर्स खत्म हो जाएगा। हम इस टेबल पे चलते हैं बच्चों। लास्ट बच्चों इस टेबल को हम समझ लेते हैं। ये बेंजीन की रिंग है और यहाँ कोई ग्रुप है जी। जी ग्रुप इनमें से कोई एक हो सकता है। यदि इनमें से कोई एक होता है तो उसका इफेक्ट क्या क्या होगा? O डबल माइनस NH2 NHR NR2 OH, इनमें से कोई एक होगा। तो मैं यहाँ OH लगा दूं तो फिनोल हो गया, NH2 लगा दूं तो ये एनिलीन हो गया है। इनमें से कोई एक होता है तो ये क्या है? वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये बेंजीन के कंपैरिजन में इसकी जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा हो कर देगा और ये आने वाला जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आएगा उसको कौन सी पोजीशन पे लाएगा? ऑर्थो या पैरा या दोनों पे लाएगा। सेकंड ग्रुप कौन है? OR, NHCOR, OCOR, यदि ये हैं उस यहाँ पे जुड़े हुए तो ये कैसे हैं? वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है। एक्टिवेटिंग का मतलब है कि इन ग्रुप के होने से इस रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी और आने वाला कोई एक और ग्रुप आना चाहेगा तो इस जी के रेस्पेक्ट में कहाँ जुड़ेगा? या तो ऑर्थो पर और या फिर पैरा पर। तीसरी कंडीशन हमारे पास R है, AR है या ये वाला ग्रुप है। उस कंडीशन में ये कैसा है? एक्टिवेटिंग है। इसका मतलब ये ग्रुप यदि यहाँ होते तो ये बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव होते और आने वाला कहाँ होता? आता ऑर्थो एंड पैरा पे आता। फर्स्ट कंडीशन। फोर्थ याद रखना, दी हेलोजन में से कोई भी हो यहाँ पर या कार्बन हो उसके बाद हेलोजन जुड़ा हुआ हो, एक या दो, उस कंडीशंस में ये ग्रुप कैसे होंगे? डीएक्टिवेटिंग होंगे, यानी ये इस बेंजीन की रिएक्टिविटी को कम कर देंगे। लेकिन आने वाला जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है वो कहां पर आएगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आएगा। ई जो हमारे पास है, ई में एल्डिहाइड है, COR है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर एसिड, हैलाइड, ये सारे ग्रुप यदि ये हैं तो आने वाला कहां पर आएगा? ये कैसे हैं? ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है ये, और आने वाला कहां पर जाएगा? मेटा पोजीशंस पे जाएगा। और लास्ट हमारे पास कौन है? NO2 है, NR3 है, SR3 है या CF3 है। उस कंडीशंस में ये चारों ग्रुप कैसे हैं? वेरी स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग है और आने वाला कहां जाएगा? मेटा पे जाएगा। क्या है ये? बेंजीन की रिंग से जुड़ा हुआ जी ग्रुप
इनमें से कौन सा है वो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि इस बेंजीन की रिएक्टिविटी इस ग्रुप की प्रेजेंस में बेंजीन से ज़्यादा होगी या बेंजीन से कम होगी। और सेकंड ये क्या समझा रहा है हमें कि यदि ये जी जुड़ा हुआ है और कोई वाई आके जुड़ने की ट्राई करता है तो वाई इन तीनों पोजीशन में कहाँ आके जुड़ेगा वो भी ये जी ही डिसाइड करेगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये लेक्चर्स आपको समझ में आया होगा। 3 काम जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने साथियों तक जरूर पहुँचाएँ और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू बच्चों।